सिकंदर ने न जाने कितने हजारों लाखों बेकसूर लोगों को मार डाला था या फिर मरवा डाला था। इसके बावजूद भी ये बड़ा शॉकिंग है कि पूरे दुनिया भर में इसे अलेक्जेंडर द ग्रेट के नाम से जानते हैं। सिकंदर एक ऐसा राजा जिसके रक्त में ही दुनिया पर शासन करने की परछाई नजर आ रही है। लहू के बहने का प्रारंभ हो गया है। सिकंदर महान कहे जाने वाले एक छोटे से देश मैसेडोनिया के राजा का सफर यहाँ से शुरू होता है। जब 356 बीसी जुलाई का महीना था, मैसेडोनिया के कैपिटल पेला में वहाँ के राजा फिलिप II और ओलंपिया के बेटे अलेक्जेंडर का जन्म होता है। शुरुआत से ही राजा ने अपने बेटे अलेक्जेंडर को उच्च शिक्षा के लिए उस समय के सबसे विद्वान फिलोसोफर एरिस्टोटल के पास भेजा था, ताकि अलेक्जेंडर फिलिप II का बेटा दुनिया भर में सबसे हटकर एक ऐसा पहचान बनाए जिससे लोग उसकी इबादत करें। अलेक्जेंडर की मां ने भी उसे प्रोत्साहित करने में कोई कसर नहीं छोड़ा था, जैसे तुम देवताओं के वंशज हो, तुम्हें कोई नहीं हरा सकता। ये भावना उसके दिमाग में बैठाई जा रही थी ताकि वो अपने आने वाले लक्ष्य के ऊपर अग्रसर रहे। एक तरफ जहां अलेक्जेंडर अपनी तैयारी करता था, तो वहीं दूसरी तरफ मैसेडोनिया के राजा फिलिप II अधिकतर अपने पड़ोस के राज्यों पर जीत के लिए विद्रोह करते थे, और यही आक्रमण और जीत की कहानी अलेक्जेंडर को बहुत ज्यादा इंस्पायर करता था, प्रभावित करता था, और यही कारण है कि उसके पिता उसके लिए सबसे बड़े रोल मॉडल बनते हैं। लेकिन इस दौरान एक वक्त ऐसा भी आया जब कहानी में कुछ अलग होता है। 336 ईसा पूर्व को, वो साल अलेक्जेंडर केवल 20 वर्ष का था, उसके पिता फिलिप II को जान से मार दिया गया किसी आश्चर्यजनक लोगों ने, जब वो अपने बेटी के शादी में शामिल थे। अपने मरने से ठीक पहले फिलिप उस समय के सबसे बड़े महाशक्ति वाला एम्पायर फारसी साम्राज्य पर आक्रमण करने का विचार बना रहे थे, जो उस वक्त के दक्षिण पूर्वी यूरोपियाई पेनिसुलर से लेकर आज के पाकिस्तान तक फैला हुआ था। और यही बात ओलंपिया ने अलेक्जेंडर को चीख चीख कर बताई थी कि फारस पर आक्रमण करना ही सिकंदर की नियति है। अलेक्जेंडर ने उन सभी लोगों को मार डाला जो उनका समर्थन नहीं करते थे, और 20 साल के उम्र में वो मैसेडोनिया का राजा बन गया, जहां उसकी फौज में 30,000 पैदल सैनिक के साथ 5,000 से भी ज्यादा घोड़सवार, कई सारे तीरंदाजों के साथ भाले से दुश्मनों पर हमला करने वाला एक अलग पक्ष ही था। अलेक्जेंडर केवल मैसेडोनिया तक ही सीमित नहीं था, उसका लक्ष्य पूरे ग्रीक पर शासन करने का था। मैसेडोनिया तो केवल एक ग्रीक का राज्य है बस। पहले जंग का शुरुआत अलेक्जेंडर ने ग्रीक के पुराने नामी दुश्मन फारस पर हमले के साथ किया। पर्शियन एम्पायर, जिसे हम फारसी साम्राज्य भी कहते हैं, वो उस दौरान का यूं कहूँ तो सबसे बड़ा एम्पायर था। क्षेत्र हो या सैन्य ताकत, हर मामले में इसका मानो कोई तोड़ ना हो। अगर हम इसके भी पहले जाते हैं तो एक तरफ ग्रीक एम्पायर और दूसरी तरफ पर्शियन एम्पायर, दोनों के बीच कई सारे जंग के हालात बने हैं और कई सारे युद्ध हुए भी हैं। इस बात का अलेक्जेंडर ने बड़े अच्छे तरीके से फायदा भी उठाया, यूनानियों को ये कहकर कि मैसेडोनिया की सेना यूनान के लोगों का बदला लेने के लिए पर्शियन साम्राज्य के खिलाफ युद्ध के मैदान में उतर गई है। इसी तरह का स्लोगन अलेक्जेंडर ने पूरे इस रीजन में फैला दिया, ताकि यूनान के लोगों को ये लगना चाहिए कि सिकंदर कितना महान है, कितना राष्ट्रवाद शासक है। अलेक्जेंडर ने कूटनीति का कितने अच्छे से इस्तेमाल किया, यही इसकी क्षमता है। 334 ईसा पूर्व में अलेक्जेंडर की सेना और फारस की विशाल सेना की एक टुकड़ी का आमना सामना पहली बार होता है, जहां आसानी से तो नहीं पर मोर्चे को जीता था मैसेडोनियन आर्मी ने।
20,000 फारस के घुड़सवार सहित इतने ही आबादी में सैनिकों को हराया था अलेक्जेंडर ने। और हाँ, इस पूरे रन को बैटल ऑफ ग्रेनिकस के पहले युद्ध के तौर पर इतिहास के चैप्टर में जाना जाता है। ग्रेनिकस वहाँ की एक नदी का नाम है जहाँ पे ये युद्ध हुआ था। ये तो बस शुरुआत है इस मानसिकता वाले व्यक्ति का जिसने दुनिया के जीतने का ख्वाब देखते हुए अपने सफर का शुरुआत कर दिया है। 333 BCE अलेक्जेंडर का दूसरा सबसे बड़ा युद्ध, यूं कहूँ तो तादाद के मामले में सबसे बड़ी झड़प अब होने वाली है, जो कि साउदर्न तुर्की के प्राचीन शहर ईसस में हुआ था और मॉडर्न डे सीरिया में ये लोकेटेड है। इस जंग में एक तरफ फारसियों का नेतृत्व स्वयं करते हुए उनका शासक डरायस 6 लाख अलग अलग क्षमता वाले सैनिकों के साथ, तो वहीं दूसरे ओर अलेक्जेंडर था जिसके पास सब मिलाकर 35,000 के आसपास लड़ाकू थे। दरअसल आंकड़ों में तो ये बड़े कम लगते हैं, लेकिन इनके अंदर जीतने का जुनून कूट कूट कर भरा था कि उनका मकसद क्या है, पूरे पर्शियन साम्राज्य पर उन्हें जीत हासिल करनी है और इसके बिना वो ना तो पीछे मुड़ सकते हैं और आगे हारने का तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता है। सिकंदर ये जानता था कि पर्शिया की ये सेना केवल अपने ज्यादा संख्या होने के कारण ही हावी हो जाती है। इससे निपटने के लिए अलेक्जेंडर ने मैसेडोनियन आर्मी को अलग अलग हिस्सों में बांट दिया ताकि पर्शियन सेना को चारों तरफ से घेर के हमला किया जाए। इसके लिए सैनिकों की एक टोली को पहाड़ों के तरफ से, तो दूसरी टोली को समुद्र की ओर से और तीसरी टोली जिसे खुद अलेक्जेंडर लीड कर रहा था अपने दोस्त ब्रूसिफेलस पे बैठकर हजारों घुड़सवारों के साथ सामने से फारसी सैनिकों पर आक्रमण करता है। फारस के सैनिकों की उस कमजोर कड़ी पर जिसे खुद डरायस संभाल रहा था। इस मंजर को देखते हुए ये कह पाना बड़ा मुश्किल था कि कौन जीत रहा है। न जाने कितने सैनिकों की बेरहमी से जान जा चुकी थी। 18 दिनों के इस झड़प में एट लास्ट अलेक्जेंडर हावी होता है फारस की आर्मी पर, लेकिन दूसरी ओर यहाँ डरायस के सामने ही उसके लोग हार रहे थे। उसके पास केवल 2 रास्ता मौजूद था, या तो वो आगे बढ़ता, जो होगा देखा जाएगा, या फिर वो भाग जाए, और यहाँ होता भी यही है। डेरियस थर्ड ऑफ पर्शिया लीव दिस बैटल, और जब राजा ही भाग जाए तो सैनिक क्या कर सकते हैं। विशाल फारसी सेनाओं को हराकर अलेक्जेंडर ने तुर्की पर कब्जा कर लिया। वहाँ की पूरी संपत्ति अलेक्जेंडर के अधीन होती है, यहाँ तक कि वहाँ के लोगों में अलेक्जेंडर का डर कहीं पैदा ना हो, इसलिए उसने डरायस की बेटी बार्सिलिना से शादी कर लिया। ये सब होने के बाद अलेक्जेंडर को अभी आगे जाना था, वो यहाँ रुक नहीं सकता था, इसलिए मैसेडोनियन आर्मी अब दक्षिण के तरफ कूच करती है, भूमध्य सागर के आसपास के देशों के पास, जहां आज का सीरिया, लेबनान, इजराइल आता है। इंटरेस्टिंग ये था कि अलेक्जेंडर के हमले करने से ठीक पहले ही वहां के कई सारे शहरों ने आत्मसमर्पण करना शुरू कर दिया, बिना कुछ किए सरेंडर कर देते हैं। लेकिन ऐसे भी थे कुछ जिन्होंने लड़ाई लड़नी चाहिए, पर अलेक्जेंडर ने घेराबंदी करके उन लोगों को भी मजबूर कर दिया हार मानने के लिए। और फिर क्या था, मेडिटेरेनियन सी का वो नौसैनिक अड्डों वाला इलाका जहां फारसियों का अटूट कब्जा था, उसे अलेक्जेंडर हड़प लेता है। इसके बाद आगे चलकर 332 BCE के दौरान अलेक्जेंडर सबसे पहले गाजा पर घेराबंदी करके उसे हराता है, जिससे उसका रास्ता इजिप्ट के लिए बड़ा आसान हो गया था। अब वो एक ऐसे देश में आ चुका था जो खुद पर्शियन एम्पायर के नीचे लगभग 200 सालों से दबा हुआ है, और इजिप्ट में भी वही होता है जिसका सबको अंदाजा था। कई लोग घायल होते हैं, कई सारी लाशें बिछती है, और अलेक्जेंडर मिस्र को जीत लेता है उन फारसियों से। इस जीत के साथ ही मिस्र के तटीय स्थल पर अलेक्जेंड्रिया नाम के एक शहर को बसाया जाता है, इजिप्ट पर जीत की खुशी के मौके पर। यहाँ तक तो सिकंदर पहुँच गया था, लेकिन आगे की राह अपने प्रिय दोस्त हिफेस्टियन को बीमारी के कारण खो देना, मेसोपोटामिया तक जाने का सफर, और बीच में आता है फारस के 10 लाख सैनिकों के झुंड को नेतृत्व करता हुआ डरायस। 331 ईसा पूर्व में सिकंदर और डरायस की बड़ी भयानक जंग होती है आपस में। एक को अपना एम्पायर बचाना था तो वही दूसरे को अपना एम्पायर बढ़ाना था। लड़ाई शुरू होने से ठीक पहले नामुमकिन से दिखने वाले लक्ष्य को मुमकिन बनाने के लिए सिकंदर ने अपने सैनिकों के बीच धन के बंटवारे का, ऐशो आराम के जिंदगी का बात किया,
ताकि उसके लोग प्रोत्साहित होकर तेजी से अपने लक्ष्य की ओर अग्रसर रह सके। इन बातों का अलेक्जेंडर को फायदा भी मिलता है। फारस के घुड़सवार उत्तरी सीमा पर अलेक्जेंडर का सामना करते हैं। चारों तरफ अफरा तफरी का माहौल है। रणनीति के हिसाब से मैसेडोनिया की सेना का लक्ष्य बिल्कुल सटीक था कि तेज तरार नोकीले भालों से दुश्मनों के मुंह पर हमला करना है। जल्दी से जल्दी उन्हें बीचों बीच डेरायस के रथ तक पहुंचकर हमला करना था ताकि उसके सैनिक घबराकर गलतियां करना शुरू कर दें। और होता भी कुछ ऐसा ही है। अपने भय को फिर नजदीक आते देख डेरायस दोबारा रन से भाग जाता है। इसके कारण 330 ईसा पूर्व में अलेक्जेंडर गोगोमेला की लड़ाई को जीत गया था और अब उसका रास्ता एकदम साफ हो गया था पर्शिया की कैपिटल परसेपोलिस तक जाने के लिए। हिस्टोरियंस के हिसाब से गोगोमेला के इस लड़ाई में 3 लाख से भी ज्यादा दोनों पक्ष के सैनिकों की जान गई थी। ये इतना भयानक झड़प था। और फिर क्या, परसिपोलिस तक पहुंचने के बाद उसने फारसियों के महल पैलेस ऑफ जर्सेस को जला दिया, ये सुनिश्चित करने के लिए कि फारस पर हम यूनानियों का बदला यहाँ पूरा होता है। द यंग किंग, अ लीडर ऑफ मैसेडोनिया, जिसने केवल 25 साल की उम्र में पूरे फारसी साम्राज्य को तबाह कर दिया। बात रही डेरायस की तो उसे उसके ही किसी सैनिक या जनरल ने बीच रास्ते में ही मार डाला। वहीं अलेक्जेंडर एक ऐसे आइडियोलॉजी को फॉलो करता था जो उसके गुरु एरिस्टोटल ने उसे बताया था। अपने जीते हुए राज्यों पर कभी भी हम अपने भाषा या संस्कृति नहीं थोपेंगे। और अलेक्जेंडर ने ठीक ऐसा ही किया। उसे केवल जीत चाहिए था, इसलिए जीते हुए देशों को उसने बिल्कुल भी फोर्स नहीं किया यूनानियों के कल्चर को अपनाने के लिए। पर इतना सब हासिल करने के बाद भी अलेक्जेंडर और आगे बढ़ना चाहता था। अपने मुल्क मैसेडोनिया से कई मील दूर भारत के सरजमी पर कदम रखना चाहता था। जीत के लिए इतना पागलपन कि अपने ही लोगों की हत्या करनी पड़ रही थी। उसके अपने ही सिपाही अब राजी नहीं हो रहे थे आगे की झड़प के लिए। सबको घर लौटना था। किसी के लिए भी इतने समय तक बाहर रहकर युद्ध करना मुश्किल हो जाता है। इतने भीषण जंग के बाद सभी घायल हो चुके थे, पर सिकंदर को अभी भी आगे जाना था। उसने अपने लोगों को मनाया। एक आखिरी युद्ध का, एक आखिरी द्वंद्व का हवाला देकर वो सारे धन को सभी में बांट देगा। ऐसा हवाला देकर फिर अपने सैनिकों में एक और कदम आगे चलने की प्रोत्साहना कर दी। यूनान से अफगानिस्तान तक, हिंद कुश को पार करके काबुल घाटी और फिर भारत के सिंधु नदी के तट पर से 326 बीसीई के दौरान उसने भारत के राजाओं तक संदेश पहुंचवाया कि वो बिना लड़े हार मान लें, उन्हें छोड़ दिया जाएगा। उस समय के तक्षशिला के राजा अम्भी ने अलेक्जेंडर की बात मान ली। फिर क्या, तक्षशिला ने अलेक्जेंडर के लिए भारत के रास्ते खोल दिए। इतना काफी नहीं था कि अलेक्जेंडर ने पौरव वंश के राजा पोरस के लिए भी एक संदेश भेजवाया था, लेकिन उन्होंने संदेश को नाकार करके युद्ध लड़ने का फैसला किया। तक्षशिला के राजा अम्भी की मदद से अलेक्जेंडर झेलम नदी के पास युद्ध के लिए सज्ज हो गया। लेकिन वहीं दूसरे तरफ पोरस के पास सैनिकों की संख्या तो कम थी, लेकिन उनके पास एक ऐसा हथियार था जिसका सामना अलेक्जेंडर ने कभी नहीं किया था। सैकड़ों की संख्या में विशाल गजराज की सेना। युद्ध होता है और अलेक्जेंडर के घुड़सवारों के पास हाथियों के हमले से बचने का कोई तोड़ नहीं था। कई सारे यूनानी सैनिक घायल हो जाते हैं और ये पहला ऐसा बैटल था जिसमें अलेक्जेंडर को अपनी नाकामी साफ साफ दिख रही थी। इसी झड़प में अलेक्जेंडर ने अपने प्रिय घोड़े ब्रुसिफेलस को भी खो दिया था। हाथियों से बचने के लिए अलेक्जेंडर ने सैनिकों को कहा कि भाले से अगर वो हाथियों के आंख पर हमला करते हैं तब वो सफल रहेंगे। और होता भी कुछ ऐसा ही है। ये तरीका कारगर तो रहता है, लेकिन अलेक्जेंडर और पोरस की लड़ाई कई दिनों तक चलती है। बहुत सारे लोगों की जान जाती है। अलेक्जेंडर और पोरस की इस पूरी लड़ाई को बैटल ऑफ हेडाइस्पस कहते हैं। यहाँ पर झेलम नदी को हेडाइस्पिस कहा गया है। हिस्टोरियंस की माने तो अलेक्जेंडर और पोरस की लड़ाई का क्या नतीजा निकला था, इसके बारे में बहुत क्लियर डाटा मौजूद नहीं है। कई सारे किताबों में लिखा गया है कि इस युद्ध में पोरस की हार हुई थी, पर अलेक्जेंडर ने पोरस के बहादुरी को देखकर उन्हें जीवन दान दे दिया था। लेकिन
लेकिन सवाल यहाँ ये भी होना चाहिए कि आखिर ऐसा क्या हुआ था जिसने अलेक्जेंडर को पीछे लौटने के लिए मजबूर कर दिया इस युद्ध के दौरान। खैर, पिछले 8 साल में अलेक्जेंडर एक राजा के तौर पर, एक कमांडर के तौर पर 11,000 मील आगे बढ़ा, 70 से अधिक शहरों की स्थापना की और एक अंपायर बनाया जो 3 महाद्वीपों तक फैला हुआ था। पश्चिम में ग्रीक से लेकर उत्तर में डैन्यूब, दक्षिण में मिस्र और पूर्व में भारतीय पंजाब की सीमा तक का पूरा क्षेत्र उसका था। ये इंस्पायरिंग स्टोरी ज्यादातर हिटलर, नेपोलियन, मार्क एंटोनी जैसे डिक्टेटर को ज्यादा इंस्पायर करती है। इतने खून खराबे के बाद अलेक्जेंडर, जिसे लोग द ग्रेट कहते हैं, केवल 32 साल की उम्र में 323 ईसा पूर्व बेबीलोना में उसकी मृत्यु हो जाती है और ये भी एक रहस्य ही था।